नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शर्मा। धुरंधर 2 देख ली? मैं आपको धुरंधर 3 दिखाऊंगा। मेरी धुरंधर इन दोनों धुरंधरों से कहीं ज्यादा खतरनाक और रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी है। हमजा अली अंसारी तो लिहारी का बादशाह बना था, पर मैं जिस इंसान की बात करने जाना हूँ वो पूरी की पूरी पाकिस्तान की किस्मत पलटने वाला था। कैसे भारत का एक रो एजेंट मात्र 25 साल की उम्र में पाकिस्तान घुसता है और पाकिस्तान की सेना में मेजर बन जाता है। उस मेजर ने भारत के खिलाफ रची जाने वाली तमाम साजिशों को अपनी आंखों से देखा और अपनी सूझबूझ से 50,000 सैनिकों की जान बचाई। अगर भारत के एक छोटी सी रो एजेंट की गलती से अगर वो पकड़ा नहीं जाता तो आज वो पाकिस्तान आर्मी का हेड होता या ISI का चीफ होता। फिर ना ही तो पठानकोट होता, ना ही उरी होता, ना पहलगाम होता और ना ही 26/11 का हमला होता। सोच कर देखिए दोस्तों, वहाँ पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रच रहा होता और तमाम साजिश भारत के टेबल पर होती। उधर आतंकवादी सरहद पार कर रहा होता, इधर उनकी लाशें बिछ रही होती। इस महान योद्धा का नाम था रविंदर कौशिक, जो इंदिरा गांधी ने उसको ब्लैक टाइगर का नाम दिया था। तो इतिहास में कुछ लोग नाम कमाते हैं, कुछ लोग पैसा कमाते हैं और कुछ लोग देश के लिए अपनी पहचान तक खत्म कर देते हैं। आज का मेरा वीडियो ऐसे गुमनाम हीरोज को एक सलूट है, जिनका कोई सम्मान समारोह नहीं होता है, जो गुमनामी के अंधेरे में जीते हैं, जिनको इज्जत की मौत और इज्जत का कफन तक नसीब नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए देश से बढ़कर कुछ और नहीं होता है। दोस्तों, आदित्य धार ने अपनी धुरंधर को चैप्टर में दिखाया था, मैं भी अपनी स्टोरी को आपको चैप्टर में सुनाऊंगा। 1952 की है। श्री गंगानगर, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक एयरफोर्स ऑफिसर GM कौशिक के घर एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है रविंद्रा। बचपन से ही रविंद्र को एक्टिंग का बड़ा शौक था। उन्हें मिक्री एक्टिंग करने का इतना जुनून था कि कॉलेज में जब वो थिएटर करते थे तो लोग उनकी एक्टिंग को देखकर दंग रह जाते थे। उनकी एक्टिंग को देखकर लोग उन्हें दिलीप कुमार कहकर पुकारते थे। वो देखने में इतने खूबसूरत थे कि उसकी तुलना अमिताभ बच्चन से की जाती थी। 1975 को वो हुआ जिसकी रविंद्र को भी उम्मीद नहीं थी। एक थिएटर प्ले के लिए रविंद्र लखनऊ पहुंचते हैं। प्ले इंडिया चाइना वार पर फोकस था। रविंद्र वहां पर एक भारतीय सैनिक का किरदार निभा रहे थे। स्टेज पर सीन कुछ ऐसा था कि चाइना के कुछ सैनिक रविंद्र को बांध कर रखे हुए थे। उसे तरह तरह की यातनाएं दी जा रही थी, लेकिन एक भारतीय सैनिक का किरदार निभाते हुए रविंद्र की चीखें थी, रविंद्र का दर्द था और रविंद्र के अंदर फूट फूट कर भरी हुई देशभक्ति थी, जो ये बता रही थी कि मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने देश का राज किसी दुश्मन देश के सामने नहीं बताऊंगा। रविंद्र की एक्टिंग को देखकर पूरा स्टेज तालियों से गूंज उठा, लेकिन उस हाल में रो के कुछ ऐसे एजेंट बैठे थे जो सिर्फ तालियां नहीं बजा रहे थे, बल्कि नजरों से इंसान को पढ़ रहे थे। उनकी नजर एक्टिंग पर नहीं थी, उस इंसान की एक्टिंग के अंदर छुपी देशभक्ति पर थी, क्योंकि लिए जासूसी की दुनिया में टैलेंट से ज़्यादा देशभक्ति का जज्बा होना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर जासूस ऐसे लोगों को बनाया जाता है जो बॉर्डर एरिया से आते हों, जिन्होंने जंग की सच्चाई को करीब से महसूस किया हो। रविंद्र इस कसौटी को बिल्कुल फिट बैठते थे, क्योंकि गंगानगर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर है। प्ले खत्म होने के बाद रो के कुछ एजेंट रविंद्र से मिले। उन्होंने कहा कि तुम्हारी एक्टिंग तो अच्छी है, अगर वाकई में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हो तो दिल्ली आकर हमसे मिलना, तुम्हारे लिए हमारे पास एक खास रोल है। रविंद्र को नहीं पता कि काम क्या है, लेकिन उनके अंदर छुपी देशभक्ति दिल्ली ले आई। दिल्ली में रो एजेंट हेडक्वार्टर देखा। उन्होंने पहली बार जासूसी की असली हकीकत को देखा। उन्होंने बताया गया कि कैसे लोग मिट्टी के लिए अपनी पहचान मिटा देते हैं, कैसे गुमनाम रहकर रक्षा करते हैं, कैसे बिन नाम और बिन सम्मान के तिरंगे का मान बढ़ाते हैं। उन्होंने
बिना ज़्यादा सोचे रो का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। उन्हें नहीं पता था कि वो एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर कदम रखने जा रहे हैं जहाँ वापसी लगभग नामुमकिन है। रविंदर को पंजाबी बहुत ही अच्छी आती थी क्योंकि पाकिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों में पंजाबी बोली जाती थी। रो के इस मिशन के लिए रविंदर बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट थे। और फिर शुरू हुई वो ट्रेनिंग जो सिर्फ स्किल नहीं बल्कि इंसान की पूरी पहचान बदल देती है। लगभग 2 साल तक अमृतसर, पठानकोट और दिल्ली में रो की कड़ी ट्रेनिंग चली। उन्होंने सिखाया गया जासूसी के हर दांव-पेच, आधुनिक हथियारों को इस्तेमाल करना, दर्द सहन करने की सीमा। असली ट्रेनिंग हथियारों की नहीं थी, असली ट्रेनिंग खुद को भूल जाने की थी। उन्हें उर्दू इस लेवल तक सिखाई गई उनकी जुबान में कोई फर्क ना पड़ सके। कुरान की यादें करवाएगी, नमाज के हर नियम में माहिर बनाएगा। इतना ही नहीं, उन्हें पाकिस्तान के भूगोल, शहर, सड़कें, इलाके सब कुछ ऐसे रटाएगा जैसे कि वो वही पैदा हुए हो। एक जासूस सिर्फ अपना नाम ही नहीं बदलता है, वो अपनी शरीर तक की पहचान बदल देता है। रविंदर ने वो किया शायद किसी ने भी नहीं किया हो। उनकी धार्मिक और शारीरिक पहचान हमेशा के लिए बदल दी गई, यहाँ तक कि उनका खतना भी कराया गया ताकि अगर कभी वो पकड़े जाए तो उनका शरीर भी उनकी हकीकत का राज ना खोल पाए। और उस दिन रविंदर कौशिक मर चुके थे। उनका जन्म हुआ नबी अहमद शेख का, एक ऐसा इंसान जिनकी पिछली जिंदगी नहीं थी, जिसकी कोई असली पहचान नहीं थी, सिर्फ एक मिशन था भारत। और उसके बाद उन्हें 6-7 अलग अलग देशों में भेजा गया। छोटे छोटे असाइनमेंट दिए गए, नकली पहचान में रहना, खुफिया जानकारी बटोरना, दुश्मन के बीच में घुलना मिलना, इसका ट्रायल करवाया गया। हर मिशन को रविंदर ने बहुत ही सफल तरीके से पूरा किया। रो ऑफिसर अब कॉन्फिडेंस थे क्योंकि उनका सबसे बड़ा दाव अब खेलने का समय आ गया था। अब बारी थी उस मिशन की जिसको इंटेलिजेंट वर्ल्ड में लगभग नामुमकिन माना जाता है। पाकिस्तान में घुसकर उसकी सेना तक पहुंचना, एक इंसान, नकली पहचान और सामने दुश्मन देश और उसकी। वो साल था 1977। रविंदर कौशिक ने अपने घरवालों को भी नहीं बताया था कि वो पाकिस्तान जा रहे हैं। दुबई में नौकरी का बहाना लिया और माँ से आखिर बार मिले। उन्हें अंदाज़ा था कि अपने परिवार, अपनी मिट्टी और अपनों का दीदार करने का ये आखिरी मौका है। वो पाकिस्तान पहुंच गए। रो ने पहले से ही पाकिस्तान का पहचान पत्र, राशन कार्ड, पूरी बैक स्टोरी पहले ही तैयार कर रखी थी। और वो पाकिस्तानी के बीच ऐसे घुल मिल गए जैसे हमेशा के लिए वही का हो। उन्होंने सबसे पहले कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहाँ से LLB की पढ़ाई पूरी की। ये सिर्फ डिग्री नहीं थी, ये दुश्मन देश के सिस्टम को समझने की एक मास्टर प्लान था। लेकिन इसके बाद उन्होंने वो किया जिसकी उम्मीद शायद रो को भी नहीं थी। एक दिन अखबार में एक विज्ञापन दिया और उस विज्ञापन में लिखा था कि पाकिस्तान आर्मी में भर्ती। रविंदर ने सोचा कि अगर पाकिस्तान के अंदर के सिस्टम को समझना है तो इससे बड़ा मौका उसे नहीं मिल सकता है। उन्होंने रिप्लाई कर दिया और अपनी काबिलियत के दम पर स्किल से वो सेलेक्ट भी हो गए। रो के लिए ये सोने पे सुहागे से कम नहीं था। पाकिस्तान आर्मी में उनका सिलेक्शन हो गया। रविंदर की मेहनत और तेज़ दिमाग की वजह से उन्हें एक के बाद एक प्रमोशन मिलने लगे और एक दिन वो पाकिस्तान आर्मी के मेजर बन गए। 1989 से 1983 तक इन 4 सालों में रविंदर ने भारत को ऐसी खुफिया जानकारी दी कि पाकिस्तान के कई चालें उल्टी पड़ गई और इन जानकारी के कारण लगभग 50,000 भारतीय सैनिकों की जान बचाएगी। सबसे बड़ा खुलासा उन्होंने पाकिस्तान की क्यूटा न्यूक्लियर प्रोग्राम इंफॉर्मेशन भी दी जहां तक कोई भी नहीं पहुंच सका। ये खबर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक पहुंची तो बाद में हैरान होगी। उनकी जानबाजी को देखकर उन्हें खुद एक नाम दिया, द ब्लैक टाइगर।
यहाँ तक पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बना रहा था, इसकी जानकारी भी उन्होंने भारत सरकार को दी। इसको एक्सपोज करने के बाद कहा जाता कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम बनाने का प्रोग्राम कई साल तक बंद हो गया था। सेना जब पाकिस्तान में रविंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे तो उससे पाकिस्तान के एक बड़े अफसर की बेटी अमानत से प्रेम हो जाता है। जासूस रविंदर कोशी अब पाकिस्तान का जमाई बनने जा रहा था। उन्होंने रो से कहा कि मुझे प्यार हो गया है, मैं शादी कर रहा हूँ, अगर मैं शादी कर लेता हूँ तो कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। और आखिरकार दोनों ने शादी हो गई। कुछ समय बाद उनको एक बेटा भी हुआ। अब वो किसी के पति थे तो किसी के पिता थे और फिर भी किसी के लिए एक अदृश्य सैनिक बने हुए थे। एक इंसान अब 3 जिंदगियां जी रहा था। दिन में पाकिस्तान सेना का मेजर, शाम को एक पति और पिता, और रात को भारत के लिए जासूसी। उनकी जिंदगी एक ऐसी फिल्म बन चुकी थी जिसका दी एंड बहुत ही करीब था। रविंदर का दी एंड इतना खतरनाक था कि इतिहास भी खून के आंसू रोने लगा था। अब कहानी पहुंचती है क्लाइमेक्स पर। यह एक पल है जहां एक जासूस नहीं हारता है बल्कि एक सिस्टम की हार होती है। एक छोटी सी चूक सबसे इतिहास का सबसे खतरनाक अंजाम तक ले जाती है। साल 1983 तक रविंदर ने भारत को हर खुफिया जानकारी भेज रहे थे जिसे दुश्मन के मुंसूबे मिट्टी में मिल जाते थे। कोई शक नहीं, कोई सुराग नहीं, कोई गलती नहीं। वो एक परफेक्ट जासूस थे। 1983 का वो साल जहां किस्मत ने पलटी मार दी और वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। रो ने एक छोटा एजेंट पाकिस्तान भेजा। उनका नाम था इनायत मसीह, पंजाब का रहने वाला व्यक्ति था। एक टेम्परेरी मिशन पर भेजा गया था। उनका काम सिर्फ इतना था कि कराची जाकर रविंदर तक एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट और मैसेज पहुंचाना था। कराची का मीटिंग फिक्स हो गई। कराची का जिन्ना गार्डन सब कुछ नॉर्मल ऑपरेशन की तरह लग रहा था कि समय ने किस्मत में पलटी मार दी। खेल ऐसा खेला गया जैसे ही इनायत पाकिस्तान की सीमा पर पार करता है, पाकिस्तान आर्मी उसे पकड़ लेते हैं। अब सोचिए पाकिस्तान आर्मी ने उसके साथ क्या क्या किया होगा। लगता है मानसिक परेशानी, यातनाएं, नींद से वंचित करना और दर्द, और इतना दर्द दिया कि आखिरकार इनायत टूट गया और उसने रविंदर का वो सच बता दिया जो पाकिस्तान के लिए किसी सुनामी से कम नहीं था। जब पाकिस्तानी सेना ने सुना कि हिंदुस्तानी जासूस उसकी सेना में मेजर बन के बैठा है तो उनके पांव तले की जमीन खिसक चुकी थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतनी बड़ी सेंध कैसे लगा सकता है। अब पाकिस्तान ने एक बेहतर और शातिर प्लान बनाया। रविंदर को नंगे हाथ पकड़ना चाहते थे ताकि कोई सबूत ना मिट सके, कोई कहानी ना बच सके। उन्होंने इनायत को साथ लिया और पहुंचे कराची। उसके ठीक उसी वक्त उसी जगह खड़ा किया जहां मीटिंग तय थी, जिन्ना गार्डन कराची। रविंदर को रत्ती भर भी अंजाम नहीं था कि इस इंसान से वो मिलने जा रहे हैं वो पहले से टूट चुका है। जैसी डॉक्यूमेंट का आदान प्रदान होता है, चारों तरफ से पाकिस्तानी कमांडो, पाकिस्तानी आर्मी उन्हें घेर लेती है। 1 सेकंड में मिशन खत्म, एक पहचान खत्म और एक किसी की छोटी सी गलती और भारत का सबसे बड़ा कवच हमेशा के लिए टूट जाता है। कहानी सबसे बड़े दर्दनाक और अमर अध्याय तक पहुंचती है जहां सैनिक टूटता नहीं है बल्कि एक इतिहास बन जाता है। जहां जासूसी की दुनिया में एक ट्रेनिंग दी जाती है। जानते हो क्या, अगर तुम पकड़े जाते हो तो तुम्हें हम पहचानेंगे नहीं, तुम्हारा देश तुम्हें भूल जाएगा, तुम्हारी एजेंसी तुमसे पल्ला झाड़ लेगी और तुम दुनिया की नज़रों में एक लावारिस लाश बनकर रह जाओगे। रविंदर कोशी के साथ भी ठीक ऐसे ही हुआ। जिन्ना गार्डन से पकड़े जाने के बाद उन्हें
पाकिस्तान की उन जेलों में रखा गया जहां सूरज की किरण भी आने से डरती थी। सिलाई कोट जेल, कोट लाखपत जेल और अगले 16 साल तक ऐसी यातनाएं दी गई जिन्हें सुनकर रूह कांप जाए। गरम लोहे की सलाखों से दागना, हफ्तों तक भूखा प्यासा रखना, नींद से वंचित रखना। पाकिस्तानी सेना का बस एक ही सवाल था कि भारत के और कितने शेर हमारी मान में छुपे हुए हैं। लेकिन रविंदर टूटे नहीं। सलाम है इस माँ के लाल को, इस मिट्टी के लाल को। 16 साल तक हर रोज मौत के सामने जूझते रहे, लेकिन रविंदर कौशिक का मुंह कभी भी भारत के खिलाफ नहीं खुला। कभी भी भारत का राज पाकिस्तान को नहीं बताया गया। इतनी यातनाएं, दुख, तकलीफ देने के बाद भी रविंदर कौशिक ने जब कोई भी राज नहीं उगला तो पाकिस्तान की सेना ने हिंदुस्तान की सेना से संपर्क किया और भारत का जवाब आया कि इस शख्स को हम नहीं जानते हैं, इस शख्स का कोई भी ऑफिसर हमारे यहाँ पर नहीं है। सोचिए, जिस इंसान ने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, अपना परिवार तक छोड़ दिया, अपनी पहचान मिटा दी, अपना मजहब तक बदल दिया, उससे आज उसका अपना ही देश पहचानने से इनकार कर रहा है। और 16 साल की नरकीय जिंदगी, टीवी जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ते हुए 2001 में रविंदर कौशिक द ब्लैक टाइगर ने मुल्तान जेल में अपनी आखिरी सांसें ली। उन्हें जेल के पीछे कहीं दफना दिया गया। भारत का वो बेटा जिसने अपनी जान पर खेलकर हजारों सैनिकों की जान बचाई, उससे अपने देश की मिट्टी तक का कफन नसीब नहीं आया। दोस्तों, रविंदर कौशिक मर सकते थे, लेकिन देश के लिए उसका जज्बा कभी नहीं मरा। मेरा ये वीडियो आज का एक छोटा सा प्रयास है उस महान आत्मा को सम्मान दिलाने के लिए जो इतिहास के पन्नों में गायब हो चुका है। न जाने माँ भारती के कितने सपूतों ने अपनी जान की आहुति दी है ताकि आप और हम खुली हमें चैन की सांस ले सके। दोस्तों, मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को माँ भारती के हर सपूत तक पहुंचाया जा सके ताकि उन्हें पता चले कि उनकी रक्षा के लिए आज भी सीमा पर जवान रक्षा कर रहे हैं और जवान रक्षा कर कर शहीद हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में लिखना द ब्लैक टाइगर रविंदर कौशिक। जय हिंद दोस्तों। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।